नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान में इन दिनों बहुत डर फैला हुआ है। पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि कहीं भारत की तरफ से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई ना हो जाए। 2024 के आम चुनावों को लेकर भारतीय नेताओं से ज्यादा टेंशन में पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यह डर फैलाया जा रहा है कि भारत की सरकार 2024 के चुनाव से पहले कोई बहुत बड़ा एक्शन करेगी, और यह बड़ा एक्शन हो सकता है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा। अगर आप संकेतों को डिकोड करना शुरू करें तो यह संभावना बहुत हद तक लगती है कि पीओके पर कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत के बड़े बड़े नेता और मंत्री लगातार पीओके का नाम लेते हैं, इससे पाकिस्तान में भय और ज्यादा बढ़ जाता है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या कोई इंटरनल संकेत मिल चुके हैं या फिर कोई तैयारी भी शुरू हो चुकी है? पूरी रिपोर्ट देखिए। बंद करो, बंद करो। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बनाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए, और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है? क्या पीओके को भारत में शामिल करवाने को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है? क्या 2024 से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा? The fact is that by leaving there Pakistan occupied Kashmir, we allowed a contiguity to develop between really two adversarial nations, and that is today costing us as well. पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। अगर हम दोनों कश्मीर का मुआवजा करें तो सर इस टाइम डेवलपमेंट के लिहाज से कौन आ गया आपको लगता है? वो जम्मू कश्मीर बहुत आगे। क्या भारत के विदेश मंत्री कोई बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं? क्या भारत के रक्षा मंत्री कोई बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं? क्यों उठ रही है आवाज अब पीओके बनेगा हिंदुस्तान? पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा डर फैला हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर आम लोग तक डरे हुए हैं। पाकिस्तान के डिप्लोमेट से लेकर मिलिट्री एक्सपर्ट तक भयभीत हैं। उन्हें डर सता रहा है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान में लगातार चर्चा हो रही है कि भारत कोई बड़ा हमला करने वाला है। पाकिस्तान में डिबेट हो रही है कि भारत पीओके पर कब्जा करने वाला है। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, पाकिस्तानियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मैं अभी भी समझता हूं कि भारत कम से कम सितंबर तक, क्योंकि G20 की समिट होनी है सितंबर में, उस वक्त तक भारत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा जिससे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए। लेकिन सितंबर से लेकर अप्रैल तक भारत, मेरा एक लिहाज से ये असेसमेंट है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिचुएशन को थोड़ा सा एक लिहाज से वहाँ पे टेंशन क्रिएट करेगा, और मुमकिन है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो जाए, और उसके बाद फिर जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का ड्रामा भी रचाया जाए, और फिर भारत के लोगों को बताया जाए, देखिए कि हमने पाकिस्तान को फिर एक और सज़ा दी है। तो ये मुमकिन है। ये पाकिस्तान के कोई छोटे शख्स नहीं हैं। ये भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। नाम है अब्दुल बासित। ड्रामा भी रचाया जाए, और फिर बासित साहब पाकिस्तान के बाकी एक्सपर्ट्स की तरह ही डरे हुए हैं।
वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और पाकिस्तानियों के डरे होने की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। हम इंतजामिया को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन के अंदर आटा अवाम के दहलीज तक नहीं पहुंचेगा तो जुमे तक हम भरपूर मुजाहरा करेंगे शेयर पर। अगर यहाँ पर कोई बदमाशी करे तो उसके बदमाशी को ठीक करना भी हमें आता है। 75 साल से ये खता बगैर आईन के और बगैर दस्तूर के चल रहे हैं, क्योंकि पूरा मुल्क का सिस्टम नहीं चल रहा है। 144 लगाना है तो वहां लगाओ जहां पर अफगानिस्तान से भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हुए रियासत के गढ़ को चैलेंज करते हुए पारी जिला के मयूर मोमिन पर हमला कर रहे हैं। वहां पर कहां है आपकी नीति? पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन भड़क गया है क्योंकि पीओके वाले अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम से बिफर गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैसी हुक्मरानी है, ना आटा है ना बिजली है। कैसी हुक्मरानी है, ना आटा है ना बिजली है। कैसी हुक्मरानी है, ना आटा है ना बिजली है। कैसी हुक्मरानी है, ना आटा है ना बिजली है। आवाम दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। आवाम दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। गरीब दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। दस्तूर दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। दस्तूर दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। आवाम दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। पीओके के दोनों हिस्सों में आग लग चुकी है, यानी नीचे मुजफ्फराबाद में आसमान गूंज रहा है तो ऊपर गिलगित की सड़कों से उठी आवाज इस्लामाबाद को दहला रही है। पीओके की पूरी जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और यह विद्रोह इसलिए भड़का है क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत यहां ना खाने को आटा दे पा रही है, न बिजली और न ही रोजगार। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को तब और ज्यादा समस्या होती है जब वो अपने ही दूसरे हिस्से यानी भारत वाले कश्मीर को देखते हैं तो उन्हें वहां बेइंतहा विकास दिखता है। क्या इन सब सिचुएशन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को कहेंगे हमारे पास आओ, तो वो पाकिस्तान के इस टाइम मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए क्या वो आएंगे हमारे पास? इस टाइम पर अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप ये ऑफर करेंगे तो हेलमेट पहन के कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसी सिचुएशन में कोई भी नहीं आता। सही बात, ठीक है। जो प्रॉब्लमेटिक है वो लोग नहीं रह सकते। तो आप जम्मू की बात करते हो, आप जम्मू को छोड़ दें, उसके अलावा वो बड़े मतलब इस टाइम पे वेल एडजस्ट लोग हैं। आपने वहाँ पे विजिट नहीं किया होगा तो यू नो नथिंग अबाउट देम, ठीक है। बट द थिंग इज के अगर आपको वहाँ के लोगों को पता चले तो वो इस टाइम पे भी 25 रुपए किलो राइस ले रहे हैं। 25 रुपए किलो आटा। यहाँ पे 4 नहीं, राइस की बात कर रहा हूँ, जो कि कश्मीरी ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे 400 रुपए किलो मिल रहा है यहाँ पर। तो फिर आप देख लो कि वो यहाँ पे आके 400 रुपए किलो तो नहीं लेना, नहीं लेंगे। महंगाई नहीं है, आसमान से बातें करती हो, आसमान से भी आवाज आ रही है कि महंगाई हाय महंगाई दवाई। आप बताएं। इनको नहीं पता, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, इनको महंगाई नहीं लगती। मेरा ख्याल है इनकी आमदन ज्यादा होगी, मैं नहीं जानता साहब को, इनकी इनकम ज्यादा होगी। तो हम जैसा आदमी जो है, आप देखेंगे इसने धुले हुए कपड़े पहने हैं, नंगा तो मैं घूम नहीं सकता हूँ। बाकी हम में कुछ नहीं रहा, बेड़ा गर्क है इन गवर्नमेंटों का, इनसे तो वो अच्छे हैं उधर। पाकिस्तान जान रहा है कि भारत उसे डिप्लोमेटिकली भी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है। भारत दुनिया को बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा किया हुआ है। भारत के भी बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से गाहे बगाहे पीओके का नाम लिया जाता है और दूसरी तरफ पीओके में विद्रोह भी भड़क गया है। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत अंदर तक घबराई हुई है। एग्जाम्पल के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को ही देख लीजिए। We are in the land of Dr. Shama Prasad Mukherjee. The first thing to appreciate and to consistently get into the minds of the entire nation is the fact that we have actually rectified a fundamental mistake which was made in 1947. And a mistake for which Dr. Shama Prasad Mukherjee fought so hard in his own lifetime to rectify. Now, so to me, if you do not do that, see, I've tried to
I mean, all of us know the domestic debates on this. The point I was making is, if you leave open such a vulnerability, in a competing world, others are going to exploit it. And that is exactly the account which I read out to you. And the fact is that by leaving there a Pakistan-occupied Kashmir, we allowed a contiguity to develop between really two adversarial nations. And that is today costing us as well. जयशंकर ने कुछ दिन पहले पीओके को 1947 की वो गलती बताया जिसकी कीमत भारत आज तक चुका रहा है। इस बयान के बाद तो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में आग लग गई। कुछ दिनों तक तो पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि उसे डिफेंड कैसे करना है। अब जाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है जिसका कहना है कि भारत की यह बहुत बड़ी फैंसी कल्पना है कि पाक अधिकृत कश्मीर कभी भारत का हिस्सा बनेगा। यह कभी इतिहास में भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है और कभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाएगा। वो ख्वाब देखते रहें। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जिसे भारत का ख्वाब और फैंसी कल्पना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे लेकर भारत का रुख एकदम साफ है। भारत पाकिस्तान को बहुत बार यह साफ कर चुका है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा ही है और पाकिस्तान ये बताए कि वो इसे वापस कब कर रहा है। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। भारत के इन्हीं तेवरों को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। इसीलिए उसे डर सता रहा है कि भारत कभी भी पीओके पर कब्जा करने के लिए हमला कर सकता है। पाकिस्तानियों में धीरे धीरे करके इस डर को पुख्ता किया जा रहा है। हमने राजनाथ सिंह साहब का भी अभी पिछले दिनों बयान देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वक्त नहीं लगाते। जब उड़ी का वाक़या हुआ था 2016 का, और उसके बाद पुलवामा का वाक़या हुआ फरवरी 2019 में, तो भारत के वज़ीर आज़म ने तो 10 मिनट भी नहीं लगाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन करने का, जो फ़ैसला करने के लिए। तो उसी किस्म की जो नैरेटिव बिल्डिंग होगी, और भारत हमारे पाकिस्तान को विजिलेंट रहना है। भारत को ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो अगर कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा तो उसके नताइज भारत के लिए बड़े भयानक भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा मिस एडवेंचर भारत को नहीं करना चाहिए। ये बदला हुआ भारत ही पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। उसके खुद के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ पीओके में विद्रोह भड़का हुआ है। क्योंकि पीओके में पाकिस्तान की आर्मी ने कई सालों से उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी डेवलपमेंट के नाम पर पीओके वासियों की जमीन हड़प रही है। वहां पर दूसरे लोगों को बसा रही है ताकि वहां की डेमोग्राफिक पोजीशन चेंज हो सके। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो ट्राइबल स्टेटस है वो बदल रहा है। यही वजह है कि अब पीओके से होकर गुजर रहे सीपैक का भी ट्राइबल कम्युनिटी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा जी, और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, कैसे एक्सपीरियंस है? मैंने फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया है, और इस वजह से इंडिया, आप यूएई में, मस्कत में, ओमान में, बहरीन में, किधर भी जाएंगे आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी अभी। और पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने थोड़ा किया था, लेकिन पीछे ये जो अपने दूसरे पार्टियाँ आई हैं,
ये टब्बर चोर है पूरा, तो ये फिर वो उसी तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बनाना है। इंडिया की जो मैशियत है ना, वो दुनिया में 5वें नंबर पे है, और हमारी आपके सबके सामने है। हम रोटी के लिए, हमारी आवाम सुबह से शाम तक एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए ट्रकों के पीछे और उसके पीछे गाड़ियों के पीछे और दुकानों में जलील होते हैं। और उनके इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते हैं और भी 100 साल उनका मुकाबला करने की। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उनका हर सिस्टम बना हुआ है कि उनको, जिनको राशन नहीं है वो उनके घर में ला के उनको देते हैं। हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो तो करते हैं कि उनके बात तो करते हैं, लेकिन उनकी किसी भी सुन्नत पे, किसी भी उस पर अमल नहीं है हमारा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब पीओके के लोगों को समझ में आ गया है कि उन्हें जबरन पाकिस्तान में शामिल कराया गया। उन्हें यह भी लग रहा है कि अगर वो आज भारत में होते तो बहुत समृद्ध रहते, क्योंकि हमारा कश्मीर हर तरीके से तरक्की कर रहा है, चाहे वो टूरिज्म का बिजनेस हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में रहकर उनका भला नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा। 1948 में जो गलती हुई वो तब शांत बैठ गए थे और पाकिस्तान आर्मी के दबाव को स्वीकार करने लग गए थे, लेकिन अब वो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अगर हम दोनों कश्मीर का मुआवजा करें तो सर इस टाइम डेवलपमेंट के लिहाज से कौन आगे आपको लगता है? वो जम्मू कश्मीर बहुत आगे है सर क्यों? वहाँ पे तो नाफिज हिंदू का हुकूमत है, फिर भी वो डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत आगे है, क्यों? हमारा जानने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, मीडिया के थ्रू देखे। हम कहते हैं कि वो हिंदू हुकूमत है, मुसलमानों के हक में बुरी है, फिर भी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा है। बस उन्होंने उनको हर तरीके से अच्छे तरीके से रखा हुआ है। हालांकि ये तो कश्मीर का एरिया है और बड़ा एरिया उनके पास है। फॉर एग्जांपल, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं तो हमारे पास 1 उंगली है जो आजाद कश्मीर, 4 उनके पास है। तो इसी तरह आप ये कारगिल वाली तरफ चले जाएं जो जीबी के साथ एरिया है, अब उसमें जो मैन कारगिल उनके पास है, वहां पे सारे वेल एजुकेटेड हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह के इन तमाम कारणों के अलावा कुछ तात्कालिक कारण भी हैं, जैसे पाकिस्तान के मौजूदा हालात और आर्थिक संकट। पाकिस्तान में 2 जून की रोटी के लिए संकट खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बढ़ रहा है। ऐसे में पीओके के लोगों को भी खाने की किल्लत हो रही है। इसको आजादी नहीं कहते हैं, ये फौज जफर मौज है, ये फौज जफर मौज है, इसको आजादी नहीं कहते हैं, ये आजाद नहीं है। आज अगर हम आजाद कश्मीर का, खुद मुख्तार कश्मीर का कश्मीर शाम तक हम घर जाएं, इससे तो इंडिया आज है, इससे तो इंडिया से। अगर आज मैं खुद कश्मीर का इधर रोड पर नारा लगाऊंगा ना, तो शाम को मैं बच्चों के पास नहीं जा सकता हूँ। ये जो फौज जफर मौज है, उन लोगों की तो याशियाँ हैं, मज़े ही मज़े हैं, लेकिन हम गरीबों के टैक्सों पर, मैं अगर बिजली का बिल नहीं अदा करूंगा, मेरी बिजली काट दी जाएगी। देखेंगे नरेंद्र मोदी को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर टू हमारे पॉलिटिशियन, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है। उसने लार्जेस्ट इकॉनमी बना दी है, ठीक है। अभी उसने वर्ल्ड समिट वहाँ पे श्रीनगर में कर लिया जाके। मैंने सुना है कि कश्मीर एक आजाद रियासत है, कश्मीर के अंदर कश्मीर की हुकूमत है, हर चीज कश्मीर के अलग है, डिफरेंट है। आप मुझे बताएं सर, अगर पाकिस्तान के हालात बुरे हैं मिसाल के तौर पे, फिर इससे कश्मीर को क्या इफेक्ट पड़े? अगर कश्मीर आजाद है, अपना सब कुछ कर रहा है, तो कश्मीर जो है ना, ये यहाँ पे हमारा नाम निहाद आज़ाद है। ये आज़ाद कश्मीर, इसका सिर्फ नाम लिखा हुआ है, बाकी जो भी है सब कुछ वो पाकिस्तान से इसका कंट्रोल होता है। इवन कि हमारा बजट भी पाकिस्तान से बन के आता है। हम लोग बस नाम की तरह आज़ाद हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो सब उसके अंडर होते हैं। वो इवन के कुछ भी ये छोटा सा भी डिसीजन लेना होता है, वो उसके बगैर नहीं ले सकते। तो ये जो भी कह रहा है कि ये आज़ाद है, कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी जो कुछ कंडीशन जा रही है वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुकी है, जबकि हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। महंगाई बहुत हो रही है, लोगों के चूल्हे जलने मुश्किल हुए हैं। अच्छा, आटा यहाँ पे मिल नहीं रहा, जो खाने की चीज़ है, हर बंदे की ज़रूरत है, वो यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। पीओके के लोगों के साथ पाकिस्तान ने लगातार भेदभाव किया। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को सिर्फ सपने दिखाए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनके संसाधनों को लूटा, उनके बच्चों को जिहादी बनाया, उनके क्षेत्रों में टेररिस्ट कैंप लगाए, और अब पीओके के लोगों को सारी सच्चाई समझ में आ रही है। इसीलिए यह विद्रोह भड़क रहा है, और पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि भारत के इरादे तो साफ हैं कि अब चुप बैठकर कुछ नहीं होगा। I was reminded of something with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu actually said at the Raisina dialogue. I can't give you his exact words, but in effect it was that soft power is no use without hard power. Okay, so the bottom line really is
that we have to develop that deep strengths. We have to develop those industrial capacities. We have to develop the technologies in order for us to. It's not a question of competing with a neighbor or dealing with a threat. I mean, we need it for ourselves. India will not rise if India does not have the technology, the manufacturing, the economy, the infrastructure for that rise. कल लखनऊ में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी खुश है तो अखिलेश के खेमे में हलचल है। राजभर के साथ मिलकर बीजेपी ने समीकरण फिट कर दिया है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी के साथ राजभर और चौहान आए, तो अब एनडीए की बैठक के बाद सोनकर और सैनी आने वाले हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी जातियों का ऐसा गठजोड़ कर रही है जो 24 में बेजोड़ होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 80 में 80 सीट है, जिसके लिए बीजेपी ने पूर्वांचल का समीकरण सेट कर दिया है। पूर्वांचल जहां 41% के करीब पिछड़ी जातियों के वोटर्स हैं, वहां बीजेपी गठबंधन के समीकरण में आगे है। बीजेपी ने आज लखनऊ में अखिलेश के एमवाय समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश की। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक एक एक जानकारी इस रिपोर्ट में। क्या 24 से पहले अखिलेश का पीडीए खत्म हो गया? अखिलेश के पास पीडीए का कौन सा हिस्सा बचा है? यूपी में एनडीए के सामने पीडीए में कितना दम? ये वो सवाल हैं जिस पर बीजेपी तो तंज कसती ही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए राजभर लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पीडीए में बचा कौन है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए की बैठक में शामिल हुए, फिर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। अब राजभर पूर्वांचल में एक बड़ी रैली करने का ऐलान कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में अक्टूबर के महीने में रैली करके एनडीए के साथ साथ अखिलेश यादव को भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। राजभर अपनी रैली लालगंज लोकसभा के मार्टिनगंज में करना चाहते हैं। इसके पीछे उनकी रणनीति भी है, अखिलेश की सियासी घेराबंदी भी है। ओम प्रकाश राजभर की घेराबंदी करने में अखिलेश भी जुटे हुए हैं। काट के तौर पर अखिलेश यादव अंबेडकर नगर से राम अचल राजभर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आजमगढ़ से सुखदेव राजभर के बेटे कमलाकांत राजभर को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सुखदेव राजभर और राम अचल राजभर दोनों बीएसपी में लंबे वक्त तक रहे, बीएसपी से ही समाजवादी पार्टी में आए। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर सुखदेव राजभर के इलाके में ही रैली करके अखिलेश को ये बताना चाहते हैं कि राजभर वोट उनके साथ ही है। साथ ही बीजेपी को बताना चाहते हैं कि 24 में वो पूर्वांचल में राजभर वोट एनडीए की झोली में भरकर दिलवाएंगे। ओम प्रकाश राजभर की रैली अभी अक्टूबर में होनी है। पीएम मोदी और सीएम योगी की हरी झंडी का इंतजार है। 24 में अखिलेश के सामने चुनौती पूर्वांचल की है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के साथ 3 बड़े पिछड़े नेता हैं। अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी समाज से आती हैं। यूपी में यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट कुर्मी के हैं, जो करीब 5 से 6% के करीब हैं। यूपी के करीब 16 जिलों में कुर्मी आबादी 12% के आसपास है, जो अनुप्रिया पटेल के साथ साथ बीजेपी को भी मजबूती देता है। उत्तर प्रदेश में राजभर आबादी करीब 4% है, लेकिन पूर्वी यूपी के करीब 16 जिलों में यह आबादी करीब 18% के आसपास हो जाती है। राजभर भी बीजेपी के साथ है। यूपी में निषाद वोटर्स भी करीब 4% के आसपास हैं, लेकिन पूर्वी यूपी और प्रयागराज के आसपास के इलाकों की बात करें तो यूपी के करीब 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद भी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का बढ़ता कुनबा अखिलेश के लिए चुनौती है। अखिलेश यादव को अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर की काट तलाशनी है। कुर्मी और राजभर बिरादरी का बड़ा नेता तैयार करना है, उस पर अखिलेश जुटे भी हैं। अखिलेश यादव की यह बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक की तस्वीर है। इस बैठक में अखिलेश यादव जिन 3 नेताओं को अपने साथ ले गए थे, उनके बारे में जान लीजिए। लालजी वर्मा, ये लंबे वक्त तक बीएसपी में रहे, मायावती की सरकार के मंत्री रहे, कद्दावर नेता माने जाते हैं। 22 के विधानसभा चुनाव से अखिलेश के साथ हैं। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अखिलेश इनको अनुप्रिया पटेल के पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव बेंगलुरु राम अचल राजभर को लेकर गए थे। ये लंबे वक्त तक बीएसपी में रहे, मायावती की सरकार में मंत्री रहे, कद्दावर नेता माने जाते हैं। 22 के विधानसभा चुनाव से अखिलेश के साथ हैं। अंबेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं।
अखिलेश यादव इन्हें ओम प्रकाश राजभर के पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव के साथ अपना दल के कृष्णा पटेल भी बेंगलुरु गई थी, जो अखिलेश के साथ गठबंधन में है। अखिलेश यादव को अपने यादव वोटरों पे तो भरोसा है, लेकिन दूसरी पिछड़ी जातियों के वोट के लिए अखिलेश को नेताओं की जरूरत है। ऐसे नेता जो अपनी अपनी जाति के वोट समाजवादी पार्टी को दिला पाए। इसीलिए विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए जब अखिलेश यादव बेंगलुरु पहुंचे तो उनके साथ कृष्णा पटेल, रामाचल राजभर और लालजी वर्मा भी थे। अब ओम प्रकाश राजभर के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी ने अनिल राजभर को आगे बढ़ाया था, जिससे राजभर वोट बीजेपी को मिल सके। हालांकि इसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव के ये पिछड़े नेता क्या समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट दिला पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ही नहीं बल्कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, बड़ी रैली करना चाहते हैं। 18 जुलाई को संजय निषाद एनडीए की बैठक में शामिल हुए तो 21 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रृंगवेरपुर बुलाना चाहते हैं, जो प्रयागराज में है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज की भव्य प्रतिमा लगाई जा रही है। डॉक्टर निषाद की कोशिश है कि नवंबर में प्रधानमंत्री अनावरण करें और रैली को संबोधित करें। 2024 में पहली बार होगा जब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल तीनों बीजेपी के साथ चुनाव में होंगे। तीनों के इस गठजोड़ से बीजेपी को पूर्वांचल में 2014 से भी बड़ी जीत की उम्मीद है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो 2014 में विपक्ष को पूर्वांचल में केवल एक सीट नसीब हुई थी। आजमगढ़ की सीट पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। पूर्वांचल की बाकी सभी सीटों पर कमल खिला था। 2019 में अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती के गठबंधन को 5 सीट मिली थी। बीजेपी लगातार अखिलेश के पीडीए पर अटैक कर रही है और समाजवादी पार्टी के पिछड़े और दलित नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही अखिलेश की पार्टी से सुषमा पटेल, साहब सिंह सैनी और जगदीश सोनकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहीं आरएलडी के राजपाल सैनी भी बीजेपी का पटका उड़ सकते हैं। इस तरह से अखिलेश के पीडीए को लगातार आघात पहुंच रहा है। पहले अखिलेश का पीडीए क्या है उसे समझ लीजिए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब इसे वोट के लिहाज से समझे तो पिछड़ा करीब 40% है, दलित करीब 20% है, मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक करीब 20% है। कुल मिला दिया जाए तो करीब 80% हो रहा है। इसी समीकरण के जरिए अखिलेश यादव 24 में यूपी में बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 80% वोट अखिलेश यादव को मिल सकता है? अगर 80% वोट मिले तो यूपी की 80 सीटें जीतेंगे। वो मुमकिन भी हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि अखिलेश को मिल जाए तो अखिलेश जो दावा कर रहे हैं क्या ये होगा? 14 और 19 के चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ। अब अखिलेश के पीडीएस समीकरण को समझिए। पी यानी पिछड़ा जो 40% है, उसमें करीब 10% यादव वोट है जो अखिलेश का कोर वोट है, लेकिन बाकी 30% वोट में ज्यादातर वोट इस वक्त बीजेपी के खेमे में है। डी यानी दलित जो करीब 20% है, उसमें 10% वोट जाटव वोट है जो मायावती का कोर वोट है। बाकी 10% वोट में ज्यादातर हिस्सा इस वक्त बीजेपी के पास है। ए यानी अल्पसंख्यक है, यही वो वोट है जो अखिलेश के खेमे में ज्यादातर है, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आया था। लेकिन इस पर भी बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। बीजेपी पसमानदा समाज को अपनी तरफ करने में जुटी है, जिससे 24 की लड़ाई में यूपी में मिशन 80 को और धार दी जा सके। बीजेपी लगातार पसमानदा सम्मेलन कर रही है। यूसीसी से लेकर हर मुद्दे पर आम मुस्लिमों से बात हो रही है। इक्वेलिटी जो हम मुस्लिम समाज में औरतों को कभी नहीं मिली है, वो हमको यूसीसी के तहत मिल रही है। इसके हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि पहली बार हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा भी इक्वल सिटीजनशिप है, महिलाओं के हक में होगा। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं मोदी जी। एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए सबके लिए। बहुत खुश हैं हम। लेकिन जो पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि ये इस्लाम को भी मान जाएंगे। हम लोग समझाएंगे ना उनको तो मान जाएंगे वो लोग। आप लोग को जैसे आप कह रहे हैं महिलाओं के हक में, आप बिल्कुल महिलाओं के हक में हम लोग बहुत खुश हैं इस कानून से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज ने जो भ्रांतियां और अफवाहें आज उन पर खुलकर चर्चा करी है। हमने यहाँ पर सीधी बात ये करी कि पसमानदा मुसलमान जिनको सीएए में, बाबरी वाले मामले में और शाहबानो जैसे मामले में अटकाकर, लटकाकर, भटकाकर
15% अशराफ मुसलमानों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़कों पर उतारकर लाठी डंडे खिलाने का काम करा। उन पसमानदा मुसलमानों का आज हमने यहाँ जमवाड़ा इकट्ठा करा, उनकी बिरादरियों के प्रमुख लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत करी, चर्चा करी। चर्चा करने के बाद जो खुलकर बात आई कि वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, इससे किसी की पूजा पद्धति नहीं बदलेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म कल्चरल कोड नहीं है। हिंदुओं का कल्चर अलग रहेगा, मुसलमानों का कल्चर अलग रहेगा। ये तो शादी, तलाक, संपत्तियों में अधिकार, अडॉप्शन, तलाक और हलाला जैसे मामलों को लेकर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित जो संविधान है उसके संविधान के आर्टिकल 44 को नाफिज करने का प्रयास या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को लागू करने का ये प्रयास किया जा रहा है। 24 में मोदी के खिलाफ विपक्ष पूरे देश में एक बैनर के तले लड़ना चाहता है, जिसकी पटना और बेंगलुरु में बैठक भी हुई। विपक्ष की 26 पार्टियां जुटी थी और एनडीए के खिलाफ इंडिया वाला अलायंस बनाने की घोषणा की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें ना ही बीएसपी चीफ मायावती को न्योता दिया गया था, ना ही आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बुलाया गया था। मायावती तो खुलकर कह चुकी हैं कि ना वो एनडीए के साथ हैं, ना ही वो विपक्ष के साथ। जाहिर है, अगर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जहां 80 लोकसभा सीट है, वहां मायावती अलग चुनाव लड़ी तो फायदा बीजेपी को होगा, नुकसान विपक्ष को। तो वहीं 2014 और 2019 के मुकाबले यूपी में बीजेपी का गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो बीजेपी ने यूपी में टारगेट भी बड़ा कर दिया है, यूपी में मिशन 80। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, इसमें आप लोग का क्या कहना है? मैडम, ये जो जिसके ऊपर इतना हो हल्ला मच रहा है, इसका तो अभी कोई मसला ही नहीं है। और ये तो एक जो अभी कानून आया नहीं है, और जब ये आएगा तब उसके ऊपर बात की जाएगी। फिलहाल रहा मुसलमानों की बात, मुसलमानों के हक हुकूक की बात। तो आज कोई भी मसला आता है, अगर शरीयत का कानून है तो शरीयत का कानून दो भाई अपने घर में हल कर सकते हैं। उसमें हमें न यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत है और ना ही उससे शरीयत से हमारा कोई लेना देना है। अगर हम अपने मसाइल को शरीयत से हल करना चाहते हैं तो ये हमारा आपसी मैटर है, इसके ऊपर न किसी ने कोई रोक लगाई है, ना उस पर पाबंदी है, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। मुस्लिम समाज के बड़े ठेकेदार थे जो अपर कास्ट के मुस्लिम हैं, उन लोगों ने, उन मौलानाओं ने और जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने इसमें गलतफहमियां पैदा कर रखी थी। अब वो जो अति पिछड़ा मुस्लिम बैकवर्ड समाज का मुस्लिम है, पसमानदा समाज जिसको बोलते हैं, वो ये आतुर था। वो अब ये जो समस्या है, जैसे आप किसी स्कूल में एक ही ड्रेस में हूँ, भाई साहब ने अभी बात कही कि सभी लोग एक ड्रेस में होंगे, और इसी तरह हिंदुस्तान के जब सब लोग एक ड्रेस में होंगे, एक वातावरण में होंगे, एक कानून होगा, तो ये पसमानदा समाज के लिए हित में है। अब उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। जो धर्म का ठेकेदार बनते थे, जैसे हमें हिस्सेदारी के हमारा वोट का तो वो इस्तेमाल करते थे, ठेकेदार वो मुसलमानों के, जैसे इमाम बुखारी पूरे मुसलमानों का ठेकेदार बनता था, और टिकट और मंत्री किसको बनवाता था? केवल अपने दामाद को। इसी तरह आजम खान साहब ठेकेदार मुसलमानों के और काम करे पठानों की। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। यूपी के बरेली में कांवड़ियों को टारगेट किया गया, उन पर पत्थरबाजी की गई। सावन के तीसरे सोमवार से पहले किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? आखिर कौन है इस पत्थरबाजी का स्क्रिप्ट राइटर? आप इस रिपोर्ट में जानिए। सावन के तीसरे सोमवार से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की गई। वनखंडी नाथ मंदिर के पास रविवार दोपहर को एक समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पथराव कर दिया। पथराव की इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 50 से 60 लोग कैसे कांवड़ियों पर पथराव कर रहे हैं। जिस तरह से पथराव की यह घटना हुई, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हमले की पहले से तैयारी करके रखी गई थी। दरअसल बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा स्थित वनखंडी नाथ मंदिर शहर के प्रमुख नाथ मंदिरों में से एक है। यहां सावन के हर सोमवार को हजारों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं। आज जैसे ही तीसरे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों के जत्थे पहुंचने शुरू हुए, वैसे ही 50 से 60 लोगों की भीड़ ने कांवड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई कांवड़िए घायल हो गए।
घटना सर हमारी गोसाई गौड़िया से हर साल कांवड़ उठती है, जो तीसरे सोमवार को जाती है सावन में, और सावन में तीसरे सोमवार को जाती है, और यही रास्ते से निकलती है आज से 10 साल 15 साल से। ठीक है, जब से हम लोग जा रहे हैं तो इसी रास्ते से निकलती है, और जो कि इससे पहले भी पिछले इतवार को कांवड़ गई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आज जो हम जो कि लेके जा रहे हैं गोसाई गौड़िया से हर साल जाती है। इस बार जा रहे थे तो यहाँ पे शाहनूरी मस्जिद पे आकर के यहाँ के सभासद हैं जो इस बार सभासद नहीं बन पाए हैं किसी वजह से, तो उन्होंने मस्जिद के अंदर से 10-12-20 लड़के थे, उन्होंने इशारा दिया मेरी आंखों के सामने, वहाँ से उन्हें ईंटें फेंकनी स्टार्ट कर दी। हम लोग बहुत आराम से नाचते कूदते भक्ति में उमंग होके आ रहे थे, लेकिन वहाँ से पथराव स्टार्ट हो गया, और पथराव स्टार्ट होते ही सब औरतें बहनें जो हमारी माता बहनें थी उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और 10-12 गाड़ियाँ भी शीशे वगैरह टूटे हैं, जिसमें कि सिर्फ एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, और जितने भी लोग हैं अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं इस घटना को लेकर कांवड़ियों में काफी आक्रोश है। उनका साफ कहना है कि उन्हें इसका बदला चाहिए। बोलते बच्चे ही फिलहाल पूछे जो और ये 3 लोग हॉस्पिटल भर्ती हैं, सब बता दो, इसका बदला चाहिए। इलाके में पथराव की घटना के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और मोर्चा संभाला। इलाके में फोर्स की तैनाती की। पुलिस का कहना है कि माहौल खराब करने के दोषी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। थाना क्षेत्र बारादरी में चौकी जोगी नवादा में गोसाई गोटिया मोहल्ला है, यहाँ से कांवड़ की यात्रा निकल रही थी, तो इसमें कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की है, जिससे कांवड़ की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, और मौके पर पुलिस फोर्स द्वारा पहुंचकर मामले को शांत करवा दिया गया है, और बाकी की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, और जो भी इसमें शामिल होंगे सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। कांवड़ियों का कहना है सर पूरी प्लानिंग के साथ पहले से मार्केट बंद कर रखा था, छतों से पथराव किया गया, बोतलें फेंकी गई कांवड़ियों पर। देखिए, पूरे इस रूट पर सभी जगह CCTV कैमरा लगे हैं, और सबकी फुटेज पुलिस के पास अवेलेबल है, और सारी चीज़ें जाँच में स्पष्ट हो जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।